दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं अपनी रॉयल एनफील्ड मेटियोर का फर्स्ट एनिवर्सरी रिव्यू, क्योंकि 16 दिसंबर 2021 को मुझे एग्जैक्टली एक साल हो गया है इस रॉयल एनफील्ड मेटियोर को लिए हुए। तो मैं 10 पॉइंट के अंदर इस अपने रिव्यू को कवर करूंगा कि ये किन चीज़ों पर खरी उतरती है, किन चीज़ों पर खरी नहीं उतरती है। इस बारे में तफ्तीश से आपको जानकारी देता हूं, तो बने रहिए वीडियो में। कितनी चली है तो उसके बारे में अभी तक ये मैं लगभग 4,839 किलोमीटर चला चुका हूँ। इतना समय कोविड में नहीं मिला तो मैं ज़्यादा चला नहीं पाया। दोस्तों पहला पॉइंट जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो अभी तक मुझे इसके अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं मिला है, तो इसके अंदर मैं इस बाइक को दूंगा 10 आउट ऑफ 10। दूसरा एस्पेक्ट जो इसका मैं कवर करना चाहता हूँ वो है राइडिंग एक्सपीरियंस। मैंने इसको तीनों टेरेन यानी कि सिटी राइड, माउंटेनियस और ऑफ रोडिंग तीनों ट्रैक्स के अंदर मैंने इस बाइक को चलाया है, और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सिटी ट्रैफिक के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मान लीजिए आप किसी रेड लाइट पर खड़े हैं और एकदम ग्रीन होती है और आप जब निकलते हैं, तो इनिशियली जो रॉयल एनफील्ड पुराने वाली थी उसमें ये थोड़ा सा उतना स्पीड से नहीं पिकअप कर पाती थी, लेकिन ये रॉयल एनफील्ड एकदम बाकी मोटरसाइकिल की तरह सबसे आगे निकल जाती है। तो एक वहाँ पर मेरे को इसका प्लस पॉइंट दिखा है। दूसरा, सिटी ट्रैफिक के अंदर इसको मनूवर करना बहुत ही आसान है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑफ रोडिंग के अंदर इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ही शानदार है। अगर आप किसी कीचड़ में भी फंस जाते हैं या ऊंचे नीचे टेरेन पर भी जाते हैं तो वहाँ से भी ये बाइक ईजिली निकल जाती है। ऐसा मिथ है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको खुद चलाया है, आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं जब मैं राइडर ग्रुप के साथ में एक ऑफ रोडिंग ट्रैक पर गया था। थर्ड, इसका जो माउंटेनियस ट्रैक के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं माउंटेनियस ट्रैक में भी इस व्हीकल को चलाया है। थर्ड गियर पर ईजिली ये 45 से 50 की स्पीड पर ईजिली चल सकती है, इवन जब आपके साथ में पिलियन राइडर बैठा हो। पिलियन राइडर को भी कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं फेस होती है। दोस्तों इसका जो थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको मैं कवर करने वाला हूँ वो है माइलेज। इसकी माइलेज मिनिमम जो मैंने टेस्ट किया है वो है 35 और मैक्सिमम है 41। माउंटेनियस और ऑफ रोडिंग के अंदर और सिटी ट्रैफिक में थोड़ा सा इसका माइलेज 35, 36, 37 तक रहता है, लेकिन हाईवेज़ पर आप जब इसको इको गियर में चलते हैं या आप स्मूथ चलते हैं तो ये मेरे को 41 तक का माइलेज मैंने खुद टेस्ट किया है। तो मैं उस मामले में समझता हूँ कि ये एक इकोनॉमिकल बाइक भी है। इतने बड़े ब्रांड को ओन करते हुए भी अगर ये इकोनॉमिकल बाइक है तो ये एक अच्छी चीज़ है। चौथा एस्पेक्ट जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है पिलियन राइडर कंफर्ट और राइडर कंफर्ट। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने इसको लगभग 300 किलोमीटर तक एक ही स्ट्रेच में हाईवे के ऊपर चलाया है, पीछे पिलियन को बिठा करके। उसके अंदर ना पिलियन राइडर को और ना मुझे कोई भी हमको तकलीफ़ नहीं हुई। तो उस मामले में स्पेशली जो इसकी राइडर की जो सीट है वो लो सीट है और जो पीछे पिलियन बैठता है वो ईजिली जो है सामने का व्यू देख सकता है, तो उसको भी उतना डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। साथ में जो पीछे इसके बैक रेस्ट लगा हुआ है वो एक अपने आप में वरदान है। उससे जो राइडर और जो पिलियन राइडर है उन दोनों का जो फिटिंग है वो ऐसे बैठती है दोनों सीटों के अंदर कि आपको कोई थकान नहीं होती है। तो इसके अंदर भी मैं इसको दूंगा 9 आउट ऑफ 10। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट फिफ्थ एस्पेक्ट है वो है सर्विसिंग एंड सर्विसिंग एक्सपीरियंस। इसकी अभी तक मैं 3 सर्विस करा चुका हूँ। पहली सर्विस जो है वो 500 किलोमीटर के अंदर करानी थी, जिसकी कॉस्ट 11 या 1200 रुपये लगभग आई थी। सेकंड सर्विसिंग इसकी मुझे करानी थी 5000 किलोमीटर से पहले और उसकी कॉस्ट आई थी समवेयर अराउंड 200 रुपीज़। और थर्ड सर्विस मुझे करानी थी 10,000 किलोमीटर से पहले, लेकिन उतने मेरे हुए नहीं थे तो मुझे करानी पड़ी और उसकी कॉस्ट आई थी समवेयर अराउंड 1500 रुपीज़। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनकन्वीनियंस मुझे फील हुआ, क्योंकि जब भी मैं सर्विसिंग के लिए बुक करने जाता था डीलर के पास में तो उसके पास इतनी भीड़ होती थी, वो मुझे टाइम स्लॉट नहीं देते थे। और जब टाइम स्लॉट मिल जाता था तो वो मुझे बोलते थे कि इसका एक सिंथेटिक ऑयल आता है जिसकी अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू चल रहा था। तो यहाँ पर मुझे उतना सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स रॉयल एनफील्ड की तरफ से नहीं मिला, लेकिन मैं ये बताऊँगा कि जो सर्विस की कॉस्ट थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसके जो एक्सपीरियंस है, सर्विसिंग का एक्सपीरियंस जो है उसको थोड़ा सा और सुखद बनाया जा सकता है। तो इसके अंदर मैं दूंगा इसको 7 आउट ऑफ 10।
सिक्स्थ एस्पेक्ट जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है नेविगेशन ट्रिप मीटर। इसके अंदर मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि इसका जो नेविगेशन वाला छोटा सा डायल है उसका जो टाइम है वो सिंक नहीं करता है मेन बड़े वाले डायल के साथ में। नंबर 1 इशू। नंबर 2 इशू इसका है कि आपको हर बार अपने फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद में ही आप अपने डेस्टिनेशन को फीड कर सकते हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के साथ सिंक हो जाना चाहिए जब भी आप इसके नज़दीक जाएं और स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इसमें मैं इसको दूंगा 8 आउट ऑफ 10। 7th एस्पेक्ट जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है इसका सिंपलिस्टिक एयर कूल्ड इंजन। इसका जो इंजन है बहुत ही स्मूथ है, जिसकी मदद से जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आपको पता भी नहीं चलता, एकदम मक्खन की तरह चलता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो मुझे इशू फील होता है वो है इसका इंजन थोड़ा सा हीट अप करता है। अगर आप गर्मियों के मौसम में रेड लाइट के ऊपर खड़े हैं तो आपकी एड़ी के पास कुछ आपको गर्मी महसूस होती है, जो कि एक नॉर्मल रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा है। तो आई थिंक यहाँ पर इनको कुछ काम करना पड़ेगा। तो इंजन के मामले में मैं इनको दूंगा 9 आउट ऑफ 10। 8th एस्पेक्ट जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है इसके कस्टम एक्सेसरीज एंड यूज़र इंटरफेस स्विचेस। दोस्तों रॉयल एनफील्ड ने इसके ऊपर बहुत मेहनत करी है कि आपको इसमें, हालांकि उतनी नहीं है जितनी रॉयल हार्ले डेविडसन की एक्सेसरीज़ होती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज एक्सेसरीज़ निकाली हैं, जैसे कि फुट रेस्ट है, टूरिंग सीट है, विंडशील्ड है, इसकी मड गार्ड है, और भी दोस्तों इन्होंने, और साथ की डिक्की जो मैंने भी अपनी बाइक में लगवाई है। ये कुछ ऐसी एक्सेसरीज़ है जो आपकी राइड को बहुत कंफर्टेबल बना देती हैं। अदरवाइज़ आपको हमेशा कोई सामान लेकर के जाना है तो अपने पीठ के ऊपर बैग कैरी करना पड़ेगा या पीछे उसको टाई अप करना पड़ेगा, लेकिन ये जो सबने डिक्की दी है इसके अंदर आप अपने ईजिली हैंडल जो सामान करना चाहते हैं आप उसके अंदर उसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर इन्होंने एक चार्जिंग प्लग भी दिया है, USB पोर्ट भी दिया है, जिसकी मदद से आप अपने, जब आपकी गाड़ी चल रही है आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें यूज़र इंटरफेस स्विचेस भी दिए हैं, चाहे वो हेडलाइट का स्विच है, चाहे वो इग्निशन ऑन ऑफ का स्विच है या इंडिकेटर है। ये सारे के सारे इनकी लुक एंड फील तो बहुत शानदार है ही, साथ में जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर स्मूथनेस का आपको पता चलता है, चाहे वो आपका आपने क्लच देना है, चाहे स्पीड देना है, ये सारा का सारा जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही ज़बरदस्त रॉयल एनफील्ड ने काम किया है। तो इसके अंदर मैं रॉयल एनफील्ड को दूंगा 10 आउट ऑफ 10। 9th एस्पेक्ट जो मैं इस रॉयल एनफील्ड मीटियोर का कवर करूंगा वो है इसकी लाइट्स। दोस्तों इसकी जो फ्रंट लाइट है, फ्रंट हेड लाइट है, वो हेलोजन बेस्ड है और पीछे की लाइट भी इसकी नॉर्मल वाली लाइट है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इनको काम करने की बहुत ज़रूरत है, वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पर ये LED का यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग को ना करें, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर ये ध्यान देंगे तो ये और अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा। जहाँ तक बात है इसकी डायल पैनल की जो ग्लो की बात है वो काफ़ी शानदार है। नाइट में भी आप इजीली, अगर आप नाइट ड्राइव कर रहे हैं तो आपका इसका जो नेविगेशन है और जो इसका टैकोमीटर है आप दोनों को बहुत इजीली देख सकते हैं। उसका कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉन्ट्रास्ट इन्होंने बहुत अच्छा किया है। इंडिकेटर्स की क्वालिटी ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक हेडलाइट की बात है, हाँ डेफिनेटली उन्होंने पहले से तो इम्प्रूव किया है, लेकिन अगर इसको ये LED बेस्ड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये और अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर मैं इसको दूंगा 8 आउट ऑफ 10। दोस्तों 10th इसका लास्ट एस्पेक्ट जो है वो ओनरशिप कॉस्ट। ओनरशिप कॉस्ट के अंदर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बस तेल भरो और चलो। अभी तक पिछले 1 साल में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है कि जिसके लिए मुझे ज़्यादा खर्चा करना पड़ा हो या कहीं रोड पर हूँ और गाड़ी रुक गई है। सिर्फ एक बार ही हुआ था, जब 2 बार ऐसा हुआ था कि जब मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो मुझे ही उसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि एक बार वो गियर के ऊपर थी और एक बार साइड स्टैंड लगा था। अदरवाइज़ इसके अंदर जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो भी नॉर्मल है। तो मैं समझता हूँ कि ओनरशिप कॉस्ट इसके अंदर बिल्कुल नील है। रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पर अपने आप को मेंटेन किया है कि मेंटेन नहीं किया, मैं समझता हूँ इम्प्रूव किया है। जैसे पुरानी इसकी बाइक्स होती थी, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग प्रॉब्लम, फिल्टर प्रॉब्लम, प्लग प्रॉब्लम आती थी। इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसमें इग्निशन स्टार्ट दे दिया, सेल्फ स्टार्ट दे दिया। तो इस वजह से मैं समझता हूँ इसके अंदर मैं इसको पॉइंट दूंगा 10 आउट ऑफ 10। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए अपने रिव्यूज़ लेकर आता हूँ, टाइम निकाल करके आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा। आप मेरे को फ्रैंक पॉइंट ब्लैंक अपना फीडबैक देंगे तो मैं ज़रूर उसको अप्रिशिएट करूँगा। और अगर किसी और चीज़ के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मैं पक्का आपको बताऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।